नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है घर में स्वर्ग। बाबूजी, बस एक पैकेट ले लीजिए। वो बेचारी बूढ़ी औरत सबसे पेन खरीदने की मन्नतें कर रही थी। एक पैकेट का केवल 10 रुपए था, लेकिन वो भी कोई देने को तैयार नहीं था। इस बूढ़ी औरत का नाम हेमवती था और वो अकेली थी। तभी कुछ पुलिस वालों ने उन्हें धक्का देकर कहा, ए चल यहाँ से, भीड़ लगाकर रखते हैं और मौका मिलते ही चोरी कर लेते हैं। पुलिस वालों के डर के कारण एक तरफ बैठी सब सोच रही थी कि किसी ने हिलाया। आप विवेक की माँ है ना? हेमवती जी सामने खड़े लड़के को देखते ही पहचान गई। वो एक बार विवेक के साथ घर आया था, उसके साथ ऑफिस में काम करता था। हेमवती जी उससे नजर चुराने लगी तो उसने कहा, माँ जी, आप यहाँ कैसे? बताइए, आपके साथ क्या हुआ? विवेक ठीक तो है? हेमवती जी रोने लगी तो उसने पहले उनको खाना खिलाया और फिर पूछा तो उन्होंने रोते हुए यादों में चली गई। कहा, बेटा, बात जब की है जब विवेक की शादी हुई थी। अरे हेमवती, ये फटी हुई साड़ी है, पुरानी हो गई है, इसे मत पहना करो। कितनी बार मना किया, लेकिन तुम सुनती नहीं। मैंने इतनी अच्छी साड़ियां लाकर दी थी विवेक की शादी में, तो शान से पहनती क्यों नहीं? हेमवती जी के पति प्रकाश चंद जी उनसे रोज कहते थे। हेमवती जी इस बात पर मुस्कुरा दी, मगर आंखों में नमी और दिल में दुख था, जिसे उन्होंने चेहरा घुमाकर छुपा लिया था। तभी अंदर से आवाज आई, हाँ हाँ, खूब साड़ियां पहनाइए, जवान और खूबसूरत बीवी जो है आपकी। प्रकाश चंद जी को ये सुनते ही गुस्सा आ गया और उन्होंने तिल मिलाते हुए अपनी बहू प्रीति से कहा, बहू, अपनी हद में रहो। इस तरह के शब्द सास के लिए बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सुनकर प्रीति ने आगे बढ़कर हेमवती जी की साड़ी को इस तरह पकड़कर खींचा कि वो फटती चली गई। प्रकाश चंद जी देखते ही रह गए। हेमवती जी की आंखों से आंसू बह निकले और वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पीछे से प्रकाश चंद जी आकर कहा, हेमवती, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? इतना काम करती हो, सास हो इसकी। हेमवती जी ने कहा, जाने दीजिए ना, सास हूं तभी बहू के मुंह नहीं लगती। प्रकाश चंद जी बोले, अभी के अभी अपनी वो हरी साड़ी निकालो, वही पहनो, ये वैसे भी खराब थी। हेमवती जी ने उनकी बात बिना सुने ही एक पुरानी सी साड़ी निकाल ली। प्रकाश चंद जी ने कहा, अरे ये कहाँ से आई, वही निकालो ना। लेकिन हेमवती जी ने नहीं सुना। इस पर प्रकाश चंद जी झल्ला गए। उन्होंने खुद ही संदूक और अलमारी देखना शुरू किया, मगर कुछ न मिला और जाने क्या क्या गायब था। ये देखकर उन्होंने कहा, कहाँ गया सब कुछ हेमवती? तुम्हारे पास अच्छे सामान की कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ तो फटे पुराने ही कपड़े हैं। जीते जी अच्छा क्यों नहीं पहनती? हेमवती जी को रोते देखकर उन्होंने गुस्से में पूछा। तब आज उन्होंने बताया कि जब प्रीति कुछ महीने पहले शादी होकर घर में आई थी, तब उसे कुछ साड़ियां पसंद थी और उन्होंने उसके मांगने पर दे दी थी। और जिस दिन प्रकाश चंद जी घर पर नहीं थे, तब वो उनसे बाकी भी छीन कर ले गई। प्रकाश चंद जी हैरान रह गए कि बहू कभी ऐसा भी कर सकती हैं। प्रकाश चंद जी ने कहा, आज आने दो विवेक को, जाने कब से हम इसकी हरकतें सहन कर रहे हैं। सारा काम तुम करती हो, अब चुप नहीं रहूंगा मैं। प्रकाश चंद जी ने शाम का इंतजार किया और जैसे ही 8 बजे विवेक दुकान से आया तो प्रकाश चंद जी ने उसे बुलाकर कहा, विवेक, तुम जानते हो कि प्रीति कड़वे स्वभाव की है, बड़े घर की है और लाड़ प्यार में पली थी। इसीलिए हमने कभी कुछ नहीं कहा, मगर अब बर्दाश्त नहीं होता। मुझे आज पता चला कि इसमें तुम्हारी माँ के साथ मारपीट करके इसकी महंगी साड़ियां छीन ली हैं। आज मेरे सामने तुम्हारी माँ की पहनी हुई साड़ी भी फाड़ डाली। तभी प्रीति वहां दनाती हुई आई और बोली, भड़का दिया मेरे पति को, भर दिए कान।
खुद तो बुढ़ा गए हो, लेकिन बहू बेटे की जिंदगी में जहर घोलने से बाज नहीं आ रहे हो। भिखारी होकर क्या अकड़ दिखाते हो? विवेक ने कहा, पापा, ये साड़ियों की छोटी छोटी बातों से घर में क्लेश करके क्या फायदा मिलेगा? आपकी और माँ की उम्र हो गई है, ये सब अच्छा नहीं लगता है। क्या? प्रीति को कब तक रोकूंगा? प्रकाश चंद जी गुस्से में बोले, वाह बेटा, ये तुमको छोटी छोटी बातें लगती हैं। और ये बहू क्या बोल रही है? दिया ही क्या है? ये घर, ये डिग्री और ये बिजनेस, सब कहाँ से आया? सब आसमान से तो नहीं टपक पड़ा? प्रीति ने झट से कहा, मैं ऐसे घर की नहीं जो ये सब सुनूंगी। तुम जैसे नीच लोगों के घर में ऐसे ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं ही चली जाऊं। विवेक इस बात को सुनकर तुरंत बोला, पापा, कर दिया आपने क्लेश। आपकी बहू आपके कारण घर छोड़कर जाएगी तो आपको तो चैन मिल जाएगा। आपके पास तो माँ है, घर तो मेरा ही खराब होगा। विवेक उल्टा अपने पिता पर बरस पड़ा और प्रीति के पीछे पीछे कमरे में चला गया। अंदर से जोर जोर की आवाजें आ रही थी और बाहर बैठे हेमवती और प्रकाश चंद जी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। हेमवती जी ने कहा, सुनिए जी, अब बहू ऐसी है तो क्या बेटे का घर खराब होने देंगे? आप प्रीति को जानते हैं ना कि वो सुनती नहीं है। अब मेरी मानिए और बेटे का घर बचा लीजिए, वरना बहू के जाने से सारा इल्जाम हम पर आएगा। आप जाकर उसको रोक लीजिए। प्रकाश चंद जी ने कहा, तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ। घर का सवाल जो है। प्रकाश चंद जी उठकर अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने प्रीति से कहा, बेटा, अपनी गृहस्थी मत बिगाड़ो, मत जाओ। प्रीति ने झट से कहा, विवेक, इनसे कहो कि अगर ये मुझे रोकना ही चाहते हैं तो पहले ये मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगे। इतना सुनते ही प्रकाश चंद जी ने लंबी सांस लेकर कहा, विवेक, गलती तो बहू की ही थी, हम माफी क्यों मांगे? विवेक ने कहा, पापा, जरा सी ही तो बात है, क्लेश से तो अच्छा है कि माफी मांग लीजिए। प्रकाश चंद जी ने मामले को गंभीरता को देखते हुए हाथ जोड़कर कहा, बहू, मुझे माफ कर दो। प्रीति ने दूसरी तरफ मुंह घुमाकर कहा, अब जब तक आप दोनों रसोई का और घर का सारा काम नहीं कर देंगे, मैं बाहर नहीं आऊंगी। ये सुनकर प्रकाश चंद जी देखते ही रह गए और विवेक ने भी काम करने का इशारा किया। प्रकाश चंद जी जानते थे कि वो मनमानी कर रही है, लेकिन फिर भी बाहर जाकर कहा, हेमवती, आज प्रीति को पसंद का खाना बना दो। प्रीति का मूड कुछ ठीक नहीं तो मैं बाकी के काम कर देता हूँ, तुम रसोई संभाल लो। सब खुश ऐसे रहेंगे तो ऐसा ही सही। हेमवती जी ने सब सुन लिया था और वो जानती थी कि प्रीति ने ये सब करने को कहा है, लेकिन वो अपने पति के स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, तो चुप रही। प्रकाश चंद जी ने पूरे घर में झाड़ू लगाया। ये देखकर हेमवती जी का मन दुखी हो रहा था। वो सोच रही थी, पहले तो ये अत्याचार मुझ पर हो रहे थे, लेकिन अब इन पर भी, इनको भी मेरी तरह ये सब करना पड़ रहा है। बेचारी रोते रोते खाना बनाती रही। खाना बनाकर उन्होंने प्रीति से जाकर कहा, बहू, खाना बन गया है, चलो सब खा लेते हैं। प्रीति उठकर रसोई में आई और 2 प्लेट निकालकर उसमें दिन की बासी रोटियां और उसके साथ थोड़ी सी सब्जी रख दी। बाकी का सारा खाना लेकर वो कमरे में चली गई और कह गई, हमें डिस्टर्ब मत कीजिएगा, हम खाना अंदर ही खाएंगे। हेमवती ये देखकर दंग रह गई। इतनी मेहनत के बाद बासी खाना नसीब हो रहा था। प्रकाश चंद जी के सामने खाना आया तो उन्होंने कहा, अरे, बासी रोटी सेहत के लिए अच्छी होती है, इसीलिए प्रीति ने दी होगी। वो हेमवती जी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, मगर अब प्रीति रोज ही ये सब करने लगी थी। घर के काम सास ससुर से करवाती थी। शादी के पहले प्रकाश चंद जी ही अपने बर्तन बनाने का बिजनेस संभालते थे, लेकिन शादी के बाद विवेक ही सब देखने लगा। धीरे धीरे प्रीति के कहने में आकर
उसने कब्जा कर लिया। उन्हें खर्च के लिए पैसे भी नहीं देता था। ये कहकर कि सारा खर्च चलाता हूँ, तो आपको अलग से पैसे क्यों चाहिए? प्रकाश चंद जी घर बैठ गए, लेकिन हेमवती जी परेशान थी। बहू कुछ काम नहीं करती थी। वो जो भी पहनती, प्रीति मांग लेती या छीन कर ले जाती। 6 महीने बाद तो दोनों पति पत्नी के हालात बदतर हो गए थे, और ये सब उनके बेटे विवेक पत्नी का साथ देने के कारण हुआ था। दोनों पति पत्नी अपने में मस्त रहते, और हेमवती जी इतना काम करके बीमार रहने लगी। धीरे धीरे 1 साल हो गया और प्रकाश चंद जी बीपी के मरीज हो गए। उनकी दवाइयां भी टाइम पर नहीं आती थी, और न ही ठीक से पेट भरकर खाना मिलता था। प्रीति के खौफ से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। एक दिन प्रीति की कुछ सहेलियां घर आने वाली थी। उसने प्रकाश चंद जी को पैसे और लिस्ट देते हुए कहा, ये लीजिए पैसे और ये सब ले आइए। प्रकाश चंद जी ने उसके हाथ से लेकर कहा, बहू, आज हमारी शादी की सालगिरह है। तुम कहो तो एक छोटा सा केक ले आऊं? प्रीति सुनते ही भड़क गई। वाह, अब बुढ़ापे में भी सालगिरह मनाने चले हैं। कुछ तो शर्म कीजिए। प्रकाश चंद जी के दिल पर ये शब्द कांटों की तरह चुभे, मगर वो खामोशी से बाहर निकल गए। आंसू पोंछते हुए उन्होंने दुकान से सामान खरीदा, और जैसे ही पैसे देकर मुड़े तो नीचे गिरे हुए कुछ पैसे दिखाई दिए। तभी उन्होंने आगे जाती महिला को देखा, जो जल्दी में अपना बैग बंद कर रही थी। वो समझ गए कि ये पैसे इसके ही हैं। वो उसके पीछे गए और आवाज देकर रोका, ये आपके पैसे गिर गए थे। उस महिला ने खुश होकर धन्यवाद कहा और उनको कुछ पैसे उपहार के रूप में देने लगी। प्रकाश चंद जी ने लेने से मना कर दिया, लेकिन उसके जिद करने पर उन्होंने कहा कि आज मेरी शादी की सालगिरह है, तो आपकी तरफ से मिठाई के लिए रख लेता हूँ। प्रकाश चंद जी ने खुशी खुशी 100 रुपए रख लिए। उन्होंने एक बेकरी शॉप से 2 पेस्ट्री खरीद ली, और बाकी के 50 रुपए उन्होंने जेब में रख लिए। घर में प्रीति की सहेलियां आ चुकी थी, और जब सहेलियों ने उनके बारे में पूछा तो प्रीति ने कह दिया कि ये उसकी नई नौकरानी है। अंदर आते हुए प्रकाश चंद जी ने सब कुछ सुन लिया था, जिससे उनके दिल पर यह सुनकर बहुत जोर पड़ा। प्रीति ने प्रकाश चंद जी से टेबल पर खाना लगाने को कहा। खाना लगाते टाइम उनसे एक प्लेट गिरकर टूट गई, और उसकी सहेली के कपड़े पर छींटे लग गए। उसने गुस्से में कहा, यार प्रीति, कैसे नौकर रखे हैं तूने? प्रीति प्रकाश चंद जी पर सबके सामने बरस पड़ी। बुड्ढे, मेरा इतना महंगा सेट खराब कर दिया, छोड़ूंगी नहीं तुझे। सबके सामने अपने पति की यूं बेइज्जती होते देखकर हेमवती जी से सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने आकर कहा, क्यों डांट रही हो? गलती तो किसी से भी हो सकती है। ये सुनकर प्रीति और भड़क गई और बोली, 2 कौड़ी की बुढ़िया मुझे सिखाती हैं? उसने कहकर हेमवती जी को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। प्रकाश चंद जी बेबस खड़े देखते रह गए। प्रीति की एक सहेली ने कहा, अरे, इनको निकाल कर बाहर कर यार, ऐसे लोगों को बर्दाश्त ही क्यों करती हो? प्रीति ने उस समय उनको कमरे में भेज दिया। सब सहेलियां खाना खा ही रही थी तो विवेक आ गया। उसे काम करते देखकर उसने कहा, माँ को साथ में लगा लेती तो मदद हो जाती तुम्हारी। प्रीति ने मुंह बनाकर कहा, वो दोनों तो कमरे में शादी की सालगिरह मना रहे हैं। लैला मजनू अपने में लगे रहते हैं। उधर प्रकाश चंद जी के बहते आंसू हेमवती जी बार बार पोंछ रही थी। वो कह रहे थे, हेमवती, बहू ने मेरे सामने तुम्हें थप्पड़ मारा और मैं कुछ न कर सका। लानत है मुझ पर। हेमवती जी ने कहा, अब जाने दीजिए, उसका दिमाग तो आप जानते ही है ना। प्रकाश चंद जी बोले, जानता हूँ कि हम घर में नहीं बल्कि नर्क में रहते हैं। कुछ देर तक रोने के बाद उन्हें याद आया कि उन्होंने पेस्ट्री खरीदी थी। उन्होंने पर्दे के पीछे से पेस्ट्री निकाली और कहा, हेमवती, आज हमारी शादी की सालगिरह है। केक तो नहीं, लेकिन ये पेस्ट्री काट कर तो मना ही सकते हैं।
हेमवती जी ने पेस्ट्री के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी कहानी बताई। पेस्ट्री काट कर अपने हाथ से खिला ही रहे थे कि पीछे से आवाज आई, अच्छा, तो पैसे चुरा कर यहाँ पेस्ट्री खाई जा रही हैं। आंखें निकाल कर खड़ी प्रीति को देखते ही हेमवती जी डर गई और पीछे खड़े विवेक की तरफ देखने लगी। विवेक ने कहा, पापा, पैसे क्यों चुराए? मुझसे कहा होता। ये सब करना इतना जरूरी है क्या? प्रकाश चंद जी ने कहा, मैंने पैसे नहीं चुराए, समझे तुम? मैं पैसे क्यों मांगता? हम तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हें खुद ही पता होना चाहिए। प्रीति ने जोर से कहा, अच्छा, इस उम्र में ये सब शौक पूरे करने के लिए पैसे हम क्यों दें? हेमवती जी की निगाह झुक गई, लेकिन प्रीति बेशर्मी से उन्हें भद्दी भद्दी बातें कहती रही और बोली, विवेक, आज तुम्हारे बाप ने मेरी इतनी महंगी प्लेट भी तोड़ी है। इनसे कहो मेरे नुकसान की भरपाई करे। विवेक ने उन्हें गुस्से से देखा और कहा, शांत हो जाओ। प्रीति ने कहा, नहीं, मैं इनको सजा देकर रहूंगी। उसने पेस्ट्री उठाकर डस्टबिन में फेंक दी और कमरे में चली गई। दोनों पति पत्नी भूखे कमरे में ही बैठे रहे और विवेक और प्रीति ने खाना खा लिया। उनके कमरे में जाने के बाद प्रकाश चंद जी ने किचन में जाकर खाना ढूंढा तो प्रीति ने आकर कहा, खाना चाहिए तो मेरे कमरे में आइए। प्रकाश चंद जी चले गए और देर होने पर उन्हें देखने हेमवती जी पहुंच गई। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। प्रीति कह रही थी, मेरे पैरों में आज बहुत दर्द है, अगर आपको खाना चाहिए तो मेरे अभी पैर दबाओ। प्रकाश चंद जी हेमवती जी की खातिर प्रीति से माफी मांगने लगे और बोले, बहू, ये मुझसे मत करवाओ, मैं ससुर हूँ तुम्हारा। लेकिन प्रीति ने एक नहीं सुनी और आंखें निकालकर कहने लगी, ज्यादा स्मार्ट मत बन बुड्ढे, जो कहा है वही कर। प्रकाश चंद जी ने प्रीति के पेड़ दबाने शुरू कर दिए और ये सब बाहर से हेमवती जी रोते हुए देखती रही। वो आवाज बंद किए खड़ी रही। उन्हें लगा कि वो अंदर गई तो उन्हें सामने देखकर उनके पति सहन नहीं कर पाएंगे। कुछ देर बाद प्रीति ने कहा, जाओ ले लो खाना, फ्रिज के पीछे वाली अलमारी में रखा है। नजर नीचे प्रकाश चंद जी बाहर आने लगे। हेमवती जी जल्दी से कमरे में चली गई। वो जल्दी से खाना निकाल कर कमरे में ले आए और हेमवती जी से बोले, हेमवती, चलो खाना खा लो। हेमवती जी आंखों में आंसू भरे उनकी तरफ देखती रही। दोनों ने खाना खाया, लेकिन प्रकाश चंद जी को देखकर लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं। वो लेट चुके थे, मगर बंद कमरे में हुआ बहू के हाथों अपना अपमान सहन नहीं हो रहा था। उनको बेचैनी हो रही थी और बार बार पसीना पहुंच रहे थे। कुछ देर बाद वो लंबी लंबी सांसें लेने लगे। हेमवती जी ने दौड़कर विवेक को आवाज दी, मगर दोनों ने दरवाजा नहीं खोला और उनकी पुकार को अनसुना कर दिया। पड़ोस में मदद मांगने जा ही रही थी, प्रकाश चंद जी की सांसें छूट गई। हेमवती जी दहाड़े मारकर उनका सिर गोद में रखे वो बुरी तरह बिलख रही थी। इतने में विवेक बाहर आया और चुपचाप खड़ा हो गया। हेमवती जी का दुख आंसू बनकर बह रहा था और किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर धीरज नहीं दिया। प्रकाश चंद जी को गए महीना होने को आया और हेमवती जी बीमार रहने लगी, लेकिन प्रीति उनसे दिन भर काम करवाती और रूखा सूखा खाने को देती। सूख कर काटा हुई हेमवती जी काम करते करते बेहोश हो जाती थी, लेकिन प्रीति उन्हें कहती कि वो नाटक कर रही है और उन पर हाथ उठा देती थी। एक दिन प्रीति ने विवेक के सामने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और वो 3 दिन तक मंदिर में पड़े रहने के बाद पेन बेचने का काम करने लगी। अपनी कहानी सुनाते हुए वो रो रही थी और विवेक का दोस्त आशीष भी अपने आंसू पोंछ रहा था। वो उन्हें जिद करके अपने घर ले गया। कई दिन इलाज कराया और खाने पीने का ख्याल रखा, जिससे वो जल्दी स्वस्थ हो गई। एक दिन उसने विवेक को डिनर पर बुलाया तो प्रीति भी शानदार तैयार होकर विवेक के साथ पहुंच गई। आशीष ने उनके आने पर कहा, यार, अपनी माँ को नहीं लाए तुम? कैसी हैं वो? विवेक ने कहा, माँ तो अब नहीं रही, पापा भी हार्ट अटैक से चले गए। प्रीति ने भी कहा, हमें तो उनकी बहुत याद आती है, अब उनके बिन घर घर नहीं लगता। अंदर किचन में हेमवती जी सब सुन रही थी। विवेक ने कहा, आशीष, तुम्हारी माँ तो बचपन में चली गई थी,
लेकिन शादी करके घर बसा लेते तो कोई घर में होता। अब देखो, तुम्हारा घर खाली है। आशीष जोर से हंसा। वैसे मुझे दूसरे की मोमबत्ती से अपना घर रोशन करना नहीं आता, लेकिन कर लिया है। विवेक ने प्रीति की तरफ देखकर कहा। दूसरे की मोमबत्ती? मैं समझा नहीं। आशीष ने आवाज देकर बुलाया तो हेमवती जी आ खड़ी हुई। विवेक और प्रीति झट से खड़े हो गए और एक साथ बोले, माँ, आप? आशीष ने कहा, तुमने तो अभी कहा कि माँ नहीं रही। विवेक का सिर शर्म से झुक गया था। आशीष ने उठकर अंदर से कुछ पेपर्स लाकर उसके सामने रखे और कहा, ये लो, ये तुम्हारे घर के पेपर हैं। सब आंटी जी को मिलेगा, उस पर उनका ही हक है। अगर साइन नहीं करोगे तो पुलिस को एक कॉल करूंगा और तुम जेल जाओगे, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारी माँ मर गई है और वो इस फोन में रिकॉर्ड है। विवेक ये सुनकर डर गया और अपनी माँ से माफी मांगने लगा, लेकिन हेमवती जी अपने पति के जाने की बात याद दिलाकर कहा, माफ तो कर देती विवेक। अगर उस दिन तुमने दरवाजा खोला होता तो तुम्हारे पापा आज जिंदा होते। तुमने मदद नहीं की और वो चले गए। दोनों पैर में गिरकर माफी मांगने लगे, लेकिन हेमवती जी टस से मस भी नहीं हुई और विवेक को साइन करना पड़ा। आशीष ने कहा, मेरी तो माँ नहीं है, लेकिन अब से आप मेरी माँ हैं। जो आपका है आपका ही रहेगा। मुझे बस आपकी ममता चाहिए। हेमवती जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। विवेक ने अपनी माँ को पूरी तरह खो दिया था। घर हेमवती जी को मिल गया था और विवेक और प्रीति सड़क पर आ गए थे। अब वो आशीष के साथ ही उसकी माँ बनकर रहने लगी थी। माता पिता को दुख देने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते और हेमवती जी के बेटे बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ। ऐसे ही कुछ दिन बीतते चले गए और कुछ दिनों के बाद आशीष को किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से आशीष के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। आशीष और हेमवती जी को लड़की एक ही बार में पसंद आ गई थी। लड़की खूबसूरत, संस्कारी और पढ़ी लिखी भी थी। आशीष की होने वाली पत्नी का नाम रचना था। आशीष की शादी को कुछ ही दिन हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई, इसलिए रचना बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएंगी। कांच टूटने की आवाज से हेमवती जी दौड़ती हुई आई और बोली, बेटी क्या हुआ रचना? रचना बोली, पता नहीं, ध्यान से बर्तन धोने के बावजूद भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। हेमवती जी बोली, बेटी चिंता ना कर, कप ही तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई। और भले ही इसके कितने टुकड़े ही ना हो जाए, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा है क्या यह कप? और हाँ, तुझे अभी यह सब करने की क्या जरूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथों से। अभी तो मेरे बेटे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझाओ। और बहू से बोली, हमेशा तुम मुझे अपनी माँ ही समझना। मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। देखते देखते रचना की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। उसने आंसू पोंछे और हेमवती जी के पैरों में गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी माँ मैंने पाई है, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में यह कप टूट जाता है तो माँ भी तो दो बातें कहे बिना नहीं रहती। रात को रचना की नींद ही उड़ गई। रह रह कर शाम की घटना याद आ रही थी। हेमवती जी के बारे में उसकी जो सोच थी, उसकी विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। रचना अपने अतीत में खो गई। उसे फिर याद आ गया कि कुछ साल पहले उसके इकलौते भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारियां डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलाने के लिए मजबूर कर दिया। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने से जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता और बोलती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या जरूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने
सहना छोड़ दिया। फिर घर में हर रोज झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितने कीमती गिलास तोड़ दिए। किसी न किसी बात पर वह भाभी पर चिल्लाती। भाभी भी गुस्से से बोल देती थी कि माँ, मैं तो बैठकर खाती हूँ, आप खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जली कटी ना सुना दो, जब तक आपको चैन ही नहीं मिलेगा। कभी मेरी माँ को, कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। ऐसे ही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस करती रहती थी। रचना ने घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वह डर गई थी, इसलिए शादी से कतराने लगी। मगर माँ बाप के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी और इसी सोच को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई थी कि सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती। नींद न आने की वजह से उसने सोचा, चलो थोड़ी देर माँ से बात कर ले। माँ ने इतनी रात को उसे फोन करते देखा। बेटी, सब कुछ ठीक है? कहीं तुम्हारे पति से या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? रचना बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर गया, तभी सास आ गई। मेरे कुछ बोलने से पहले ही मेरी सास ने बोलना शुरू कर दिया। बेटा, फिर तेरे सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी सुनना मत। तभी बात को काटते हुए रचना बोली, माँ अब बस करो, मैं अपने दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। उसकी माँ ऐसा सुनकर थोड़ा आश्चर्य हो गई और बोली, यह क्या बोल रही हो रचना? रचना बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिर गया तो मेरी सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में रचना बोली, अब आप समझ गई ना सारी बात? माँ, एक और बात करनी थी, आप बुरा तो नहीं मानोगी? उसकी माँ बोली, हाँ बेटा बोल। रचना बोली, अगर आप भी नई नई भाभी से ऐसा व्यवहार नहीं करती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की यह सब बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। रचना उससे पहले कुछ बोलती, तभी उसकी माँ बोली, रचना, अब जब तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फोन रख, मुझे बेटे और बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की कड़ी कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती है। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रेम को टूटने से हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े विषय पर घर के टुकड़े ना होने दे। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए। एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की इज्जत करे, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी। एक सोच बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क भी बना सकती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।